द एरिया ऑफ एवरी प्लेट शोन इन द फिगर इज ए। तो ये प्लेट्स हैं, मान लीजिए प्लेट हैं ये, ठीक है ना, और इन प्लेट का एरिया क्या है, ए है, और जो सेपरेशन है बिटवीन द सक्सेसिव प्लेट्स इज डी। तो हर एक प्लेट, सक्सेसिव प्लेट के बीच में जो गैप है वो कितना दे रखा है, वो डी दे रखा है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस डी है, और एरिया ऑफ प्लेट ए है, ठीक है ना, सबका बराबर है। व्हाट इज द कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए देखिए इसका तरीका होता है, इसको नंबरिंग कर दो आप 1 2 3 और 4, ठीक है ना, तब समझ में आएगा, क्योंकि जब तक इक्विवेलेंट सर्किट नहीं बनाओगे नहीं कर पाओगे। तो देखिए ये मेरा टर्मिनल हो गया, ये एक कैपेसिटर बना है, देखिए 2 प्लेट है, तो प्लेट, ये प्लेट हो गई और एक प्लेट ये हो गई, ठीक है ना, प्लेट 1 और प्लेट 2। फिर ऐसे ही 2 और 3 नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो सेम ही है एक तरीके से, भाई एक ही प्लेट है ये तो, ठीक है ना, भाई 2 और 3 तो एक ही बात है ना। तो कोई भी कैपेसिटर के अंदर 2 अलग अलग पोटेंशियल बनने चाहिए ना, एक हाई पर एक लो पे, तो ये तो सेम पोटेंशियल भी हो गया, तो कैपेसिटर की तरह काम नहीं करेगा ये। फिर तीसरा ये वाला बन जाएगा आपका, एक कैपेसिटर ये बन जाएगा आपका, कौन सा, ये 4 और ये 3, ठीक है ना। तो देखिए 1 और 4 आपकी सेम है, और ये क्या है, ये ए है, और 2 और 3 ये सेम है, तो 2 और 3 आपकी सेम है, और ये आपका बन गया बी, ठीक है ना। तो ये 2 कैपेसिटर बन गए आपके, दोनों ही पैरेलल में है, तो आप इसका इक्विवेलेंट बना लो। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी इसकी, तो पैरेलल में हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं ना, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी इसकी, अच्छा इस तरीके से दे रखा है, तो सेम कैपेसिटर है, इसका मतलब ये सक्सेसिव प्लेट्स कैपेसिटर दोनों ही सेम है, ये सारे तो सेम है, तो कैपेसिटेंस क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इसके लिए, और प्लस इसके लिए भी वही आएगी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ये आपका हो गया ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। देखिए अगर यही क्वेश्चन मान लीजिए कुछ इस तरीके से दिया होता, तब आप लोग क्या करते हैं, तो वही सेम नंबरिंग करो इनको 1 2 3 और 4। तो देखिए यहाँ पे कितने कैपेसिटर बन रहे हैं, एक कैपेसिटर तो ये बन गया, किस किस के बीच में 1 और 2, देखिए 2 अलग अलग एंड्स आपको पकड़ने ना, तो 1 और 2 के बीच में बन जाएगा, तो ये प्लेट तो हो गई 1 और ये प्लेट हो गई 2। दूसरा आपका बनेगा 2 और 3 के बीच में, तो इधर वाली 3 है, तो ये आप दूसरा कैपेसिटर बन गया, ये 3 और ये वाली इधर की 2। तीसरा कैपेसिटर ये बन जाएगा 3 और 4 के बीच में, तो 3 इधर है, तो 3 और 4 इधर है, 3 और 4, ठीक है ना। अब देखिए 1 और 3 ये एक ही हैं, तो 1 3 और ये 3 ये एक ही हैं, क्या है ये ए है, और 2 और 4 एक ही है, तो 2 2 और 4 ये एक ही है, तो ये आपका एंड हो गया बी। तो देखिए इस तरीके से निकला, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 2 ही कैपेसिटर बन रहे थे, यहाँ पे 3 कैपेसिटर बन रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल हैविंग मास m एंड चार्ज q इज एट रेस्ट ऑन अप्लाइंग ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E on it, it starts moving. What is its kinetic energy when it travels a distance y in the direction of force? तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इनडायरेक्टली अपने को वर्क डन ही निकालना है, ठीक है ना। तो वर्क डन क्या होता है, तो देखिए इसमें पोटेंशियल वगैरह की तो कोई चीज़ बात हो ही नहीं रही है, तो पोटेंशियल तो लेंगे नहीं अपन, इसमें डिस्टेंस की बात हो रही है, और ऑन अप्लाइंग ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स मूविंग। तो जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे किसी के ऊपर, तो उससे क्या होगा, एक फोर्स जनरेट होगा ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है, तो F इज इक्वल टू क्यू ई, और डिस्टेंस किसके अलोंग दे रखा है, y के अलोंग दे रखा है ना, y के अलोंग है, तो ये डिस्टेंस अपना हो जाएगा y, ठीक है। और जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रही है पार्टिकल की, इसका मतलब कोस थीटा यहाँ पे आ जाएगा 0, तो इसका मतलब ये बन गया क्यू ई वाई। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड देन आइसोलेटेड, नाउ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड इन इट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल रिमेन कांस्टेंट, कौन सी चीज़ें हैं जो फिक्स रहेंगी। तो एक अपने पास कैपेसिटर है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड, उसको हमने चार्ज कर दिया है, ठीक है ना। तो चार्ज कर दोगे इन द सेंस, तो इसमें मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज आ गया और इसमें माइनस क्यू, ये चार्ज हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इस कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया, ये हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, ठीक है। तो जैसे हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे, तो मान लीजिए इसकी कैपेसिटेंस तो C है, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दोगे तो इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी C डैश, तो C डैश क्या हो जाएगी, K टाइम्स ओरिजिनल कैपेसिटेंस, मतलब K टाइम्स बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कैपेसिटेंस तो आपकी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट, फिक्स कौन सी है, तो कैपेसिटेंस तो फिक्स नहीं है क्योंकि ये कैपेसिटेंस तो आपकी बढ़ रही है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। फिर इसमें है पोटेंशियल, देखिए तो पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो हम डालते हैं तो हमने पीछे पढ़ा है V इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड टी, ठीक है ना। इसकी थिकनेस मान लीजिए टी है और ये प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये डी है, ठीक है ना। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ई नॉट है और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ई आई है। तो देखिए ये तो हो गया ई नॉट डी माइनस टी प्लस, और ई आई को अपन लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रेशियो होता है ना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके बराबर होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है। तो ई आई की जगह हम लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन के टी, ई नॉट आप कॉमन ले लीजिए, तो ये बच गया डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है ना। तो अब जो टी क्या है, डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है, तो मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं अपन थिकनेस, तो टी जो है वो लेस देन और इक्वल टू डी हो सकती है, ठीक है ना। टी कैन नेवर बी ग्रेटर देन डी, ये नहीं हो सकता, तो अपन मैक्सिमम वाली कंडीशन ले लेते हैं, इसके बराबर मान लेते हैं, ठीक है ना। इफ टी इज इक्वल टू डी, अगर दोनों बराबर है, मतलब पूरा भर दिया इसको हमने डाइलेक्ट्रिक से, कंप्लीटली फिल कर दिया, तो उस केस में V किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट डी माइनस टी की जगह डी पुट कर दो, डी और प्लस डी अपॉन के, तो ये तो कट गया, तो V किसके बराबर आ गया अपना, ई नॉट डी अपॉन के। तो इस डाइलेक्ट्रिक के वजह से कुछ ना कुछ वैल्यू जो है पोटेंशियल की इसमें कमी होगी, तो कम होगी इन द सेंस, यहाँ पूछा कि फिक्स होनी चाहिए, रिमेन्स कांस्टेंट, तो इसका मतलब पोटेंशियल भी आपका कांस्टेंट नहीं है, ये भी चेंज होगा। फिर एनर्जी की बात हो रही है, तो एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। तो देखिए जो नई कैपेसिटेंस है वो भी बदल रही है और जो नया पोटेंशियल है वो भी चेंज हो रहा है, वी डैश मान लो इसको, तो ये दोनों ही चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब एनर्जी भी आपकी चेंज होगी, इसका मतलब ये भी फिक्स नहीं रहेगी। तो अल्टीमेटली क्या चीज़ फिक्स रहेगी, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना। चार्ज कैपेसिटर आपने लिया है, तो जिस वक्त जो शुरू में जो आपने चार्ज रखा था इसके ऊपर, तो जब आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दोगे बीच में, तो चार्ज तो उस वक्त उतना ही है ना, तो चार्ज सेम रहेगा। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने से होगा क्या, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, मतलब अब और ज़्यादा चार्ज इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन अभी तक तो हमने कोई पोटेंशियल दिया ही नहीं है, यानी कि फिलहाल तो वही चार्ज है जो स्टार्टिंग में था, तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, तो इलेक्ट्रिक चार्ज Q जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मूविंग इलेक्ट्रॉन अप्रोचेज अनदर इलेक्ट्रॉन
व्हाट विल हैपन टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। तो एक कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए चार्ज हो गया ना, चार्ज पार्टिकल हो गया Q1 ले लो, दूसरा एक चार्ज पार्टिकल ले लीजिए Q2। इलेक्ट्रॉन है दोनों, इलेक्ट्रॉन इन द सेंस दोनों नेगेटिव हो गए ना। ए मूविंग इलेक्ट्रॉन अप्रोचेज अनदर इलेक्ट्रॉन, तो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब ये इधर जा रहा है और ये इसकी तरफ आ रहा है, अप्रोच कर रहे हैं, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए r है डिस्टेंस। तो अब पोटेंशियल एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम हैविंग 2 पॉइंट चार्जेस क्या होगी, तो U होगी K Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, तो पूछा क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट इंक्रीज डिक्रीज। अच्छा, तो देखिए अभी एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो R की वैल्यू क्या होगी, घटेगी ना, तो R की वैल्यू कम होगी, तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, तो इसका मतलब इंक्रीज होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कैपेसिटर इज U, नाउ it is removed from a battery and then it is connected to another identical uncharged capacitor in parallel। तो क्या कह रहा है कि एक कैपेसिटर है जिसको हमने चार्ज कर दिया विद द हेल्प ऑफ ए बैटरी, ठीक है ना, उसको पोटेंशियल दे दिया, इसकी कैपेसिटेंस C है मान लीजिए, और जब उसको हमने चार्ज किया तो उसके ऊपर मान लीजिए कोई Q अमाउंट का चार्ज इसके ऊपर डेवलप हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इस बैटरी को तो हटा दिया, इस पे अभी भी Q अमाउंट का चार्ज है, चार्ज हो गया नहीं है। अब इसके साथ हमने एक दूसरा अनचार्ज्ड कैपेसिटर सेम अमाउंट, मतलब सेम कैपेसिटर आइडेंटिकल, ठीक है ना, आइडेंटिकल अनचार्ज्ड कैपेसिटर हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ ईच कैपेसिटर नाउ। तो यहां देख लेते हैं यहां पे एनर्जी कितनी है, चार्ज और कैपेसिटेंस के हिसाब से देखो आप, तो हाफ ऑफ Q स्क्वायर अपॉन C, ठीक है ना, Q और C की फॉर्म में लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ तो पोटेंशियल है लेकिन यहाँ पे नहीं है पोटेंशियल, तो ये वाली फॉर्म में आपको रखना पड़ेगा इसको। तो ये एनर्जी है जब इसको चार्ज किया। अब क्या होगा, जैसे अनचार्ज कैपेसिटर इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, पैरेलल में जोड़ा है, तो अब क्योंकि ये हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पे है, तो चार्ज कैसे फ्लो करेगा, फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि चार्ज दोनों पे बराबर ना हो जाए, ठीक है ना। तो बराबर इन द सेंस कि यहाँ पे Q/2 हो जाएगा और इस पे भी कितना हो जाएगा, Q/2, ये नया चार्ज डेवलप हो गया। अब एनर्जी कितनी आई, तो अब एनर्जी निकाल लेते हैं, हर एक कैपेसिटर की पूछे ना, व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ ईच कैपेसिटर, तो U इज इक्वल टू हाफ ऑफ Q/2 का होल स्क्वायर और अपॉन C, क्योंकि कैपेसिटेंस तो क्या है, कांस्टेंट है ना, तो सेम ही रहेगी। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 Q स्क्वायर अपॉन 4C, ये 4 इधर ले आओ, Q स्क्वायर 1/2C, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ ना, ये न्यू एनर्जी है मतलब हर एक की, तो U डैश जो नई कैपेसिटेंस होगी वो 1/4 ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटेंस के बराबर, तो 1/4 ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटेंस यानी कि U/4। सो C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्म्ड बाय द सर्कुलर प्लेट्स ऑफ डायमीटर इतना। तो सर्कुलर प्लेट की हेल्प से एक कैपेसिटर फॉर्म किया गया है, ठीक है ना, सर्कुलर प्लेट है, दोनों के बीच में डिस्टेंस D है, और ये हमने कैपेसिटर तैयार कर लिया इस तरीके से, ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया है फॉर्म्ड बाय ए सर्कुलर प्लेट्स ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी रेडियस इसकी R1 मान लो इसको, तो कितना हो जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है ना।
इज इक्वल टू द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्पेयर ऑफ डायमीटर। तो ये इसकी जो कैपेसिटेंस है, मान लीजिए सी इसकी कैपेसिटेंस है और वही कैपेसिटेंस एक स्पेयर की है जिसकी डायमीटर कितनी है 200 सेंटीमीटर। तो इसकी आर, इसको R2 मान लेते हैं, रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। तो D की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो मतलब इसकी कैपेसिटेंस भी C है और इसकी कैपेसिटेंस भी C है और दोनों कैपेसिटेंस बराबर है, ठीक है ना। इज इक्वल टू द कैपेसिटेंस ऑफ द स्पेयर, दोनों की कैपेसिटेंस बराबर है। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होती है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। और स्पेयर की कितनी होती है कैपेसिटेंस, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये R2 है अपना। और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट A को एरिया के हिसाब से पाई R1 का पाई R स्क्वायर ना, तो पाई R1 स्क्वायर अपॉन D। और क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इनको इक्वेट कर दो। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट पाई R1 स्क्वायर अपॉन D। तो यहाँ से आपको D निकालना है। तो एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, तो D किसके बराबर आ गया आपका R1 स्क्वायर अपॉन 4 R2। R1 कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 2 और अपॉन 4 और इंटू R2 कितना है 100, तो ये 1 अपॉन 100, तो ये हो गया 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर। और इन टर्म्स ऑफ मीटर कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -4 मीटर हो जाएगा ये। सो ये दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटेंस ऑफ ए वेरिएबल कैपेसिटर। देखिए वेरिएबल कैपेसिटर क्या होता है, एक ऐसा कैपेसिटर जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो टाइम टू टाइम, ठीक है ना। और इसका सिंबल इस तरह से रहता है, ये होता है सिंबल वेरिएबल कैपेसिटर का, मतलब इसको चेंज कर सकते हैं इसकी वैल्यू। तो द कैपेसिटेंस ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर जॉइंड विद द बैटरी। तो ऐसे किसी कैपेसिटर को हमने बैटरी से ज्वाइन कर दिया, 100 वोल्ट की बैटरी है, इज चार्ज्ड फ्रॉम 2 माइक्रोफेरेड टू 10 माइक्रोफेरेड। तो 2 माइक्रोफेरेड से कहाँ से कहाँ तक चार्ज कर लिया इसको, 10 माइक्रोफेरेड तक इसको चार्ज कर दिया। व्हाट इज अ चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन इट। तो एनर्जी चेंज में कितना फर्क पड़ा है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो कौन सा फॉर्मूला लोगे, कैपेसिटेंस दे रखी है और पोटेंशियल दे रखा है, तो CV, तो यानी कि हाफ ऑफ CV स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करोगे आप। तो C यहाँ पे चेंज हो रही है ना, C आपकी चेंज हो रही है, C फाइनल माइनस C इनिशियल, तो हाफ ऑफ C फाइनल कितनी है 10 -2 इंटू 10 टू द पावर -6, क्योंकि माइक्रोफेरेड में तो हमने फेरेड में कन्वर्ट कर लिया, इंटू पोटेंशियल कितना है 100 है, तो 100 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, तो हाफ इंटू 8 और इंटू 10 टू द पावर -6, और इसको अपन लिख सकते हैं ना, ये कितना बनता है 100 इंटू 100 यानी कि 10 टू द पावर 4, तो +4, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -2। और क्योंकि एनर्जी है तो एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है जूल, तो 4 इंटू 10 टू -2, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? Dear students, here I am providing you with the link of some important books which is going to be very helpful for you. You can purchase them directly from Amazon at a very reasonable rate.